हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला परिचालक के लिए ये आज हमारा 5वां क्लास है, ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और फिजिक्स के बाद हम जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी। तो अभी सीक्वेंस से हम जो है देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट घोषित नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। आज आपको तापमान से संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक। पहला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक है। इसको आप पारा कर लेंगे, ठीक है, पारा से अधिक है। तो देखो, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं ना, वहाँ कोई भी जो लिक्विड पदार्थ है जैसे पानी है, ठीक है, या अन्य लिक्विड पदार्थ जो है क्या है, जल्दी जम जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ठंड पड़ रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ इंडिया में आप देखे होंगे कि जो थर्मामीटर होता है उसमें पारे का उपयोग होता है, ठीक। लेकिन जो ठंड वाले देश होते हैं ना, वहाँ क्या होता है, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है अल्कोहल का उपयोग? क्योंकि अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जमता नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कम है मतलब माइनस में है तो जमता नहीं है, नहीं जमने के कारण जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो शीत कोष्ठ में कहने का मतलब जो शीत गृह वाला होते हैं, आप देखे होंगे कि फल सब्जी वगैरह को ज़्यादा भंडारित करके रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए जो है शीत कोष्ठ में रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल आपको देखा जाए तो सबके यहाँ आजकल फ्रिज होता है। तो फ्रिज में सब्जियां को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो खराब ना हो। अब खराब क्यों नहीं होगा, वो वहाँ जो बैक्टीरिया है वो जल्दी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रेट जो होता है, ठीक है, श्वसन की जो रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो श्वसन की दर घटा दी जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, जिसके कारण जो है वो वहाँ बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न नहीं होता, और मतलब लंबे समय में उत्पन्न होता है। उत्पन्न तो होगा लेकिन लंबे समय, थोड़ा समय लगता है। इस कारण जो फल जो होता है ना, वो अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो याद रखेंगे जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम है और जो डेंसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच एक रिलेशन होता है। वॉल्यूम और डेंसिटी, घनत्व के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी जो होता है 1/वॉल्यूम है ना, 1/वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब जब डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो याद रखेंगे। तो क्या होता है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड आते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, आपका डेंसिटी बढ़ता है पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होता है, तो यहाँ डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा कहने का मतलब पहले तो वॉल्यूम जो है कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, याद रखेंगे, वॉल्यूम कम होगा। अगर हम बात करें यहाँ, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम कम हुआ, उसके बाद 3 डिग्री सेंटीग्रेड फिर बढ़ेगा ये, तब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा, वॉल्यूम
इंक्रीज होगा, याद रखेंगे। ठीक है, पहले वॉल्यूम कम होगा फिर वॉल्यूम जो है बढ़ेगा, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे दिए गए आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, तो आरेख यहाँ मैं बनाना भूल गया हूँ, चलो मैं आरेख बना देता हूँ। आरेख है ना, तो आरेख इस प्रकार रहेगा, समझो ये एक आरेख है, ये ऐसा, ये P है, ये Q है, इधर टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर रहेगा और इधर रहेगा टाइम, इधर रहेगा टाइम, ये रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, अब आपको बताना है कि जो आरेख दिख रहा है इसमें क्या कुछ आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा। ठीक है, मतलब ये जो प्रक्रिया चला उसमें जो द्रव या लिक्विड P जो है लिक्विड Q की तुलना में ज्यादा समय तक गर्म रहा। दूसरा, तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। ठीक है, तीसरा है P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। तो देखो अगर आप P को देखेंगे ना तो देखो P के साथ समय बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है, और कहीं जाके ये देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच गया। समय के साथ ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ धीरे 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 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। लेकिन देखो अगर आप Q को देखेंगे यहाँ तो ये जो है पहले तो समय के साथ इंक्रीज हो रहा था इसका टेम्परेचर, फिर देखो सडनली जो है ये मुड़ गया। ठीक है, सडनली जो है मुड़ा तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब P का जो ताप है Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल्दी पहुंचा है, मतलब P जल्दी पहुंचा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। ठीक है, तो गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, उसका जो घनत्व है, ठीक है, उसका घनत्व है क्या होता है, कम होता है। किसी भी पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो उसका डेंसिटी जो है ना हमेशा क्या होगा, तो याद रखेंगे सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं पहले तो दोनों के बीच, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच। तो ये होता है C/9 इज इक्वल टू F माइनस 32/5। ये फार्मूला होता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। एक मिनट, इसको फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ ना लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, तो यहाँ तक फार्मूला, एक मिनट दोस्तों मेरे को फार्मूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, खैर कोई बात नहीं, चलो एक बार इसको ऐसा सॉल्व करके देख लेते हैं फिर देखा जाएगा। आपको कंडीशन क्या दिया है, फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड तो का दोगुना है बोल रहा है। जो फ़ारेनहाइट है जो F है वो सेंटीग्रेड का दोगुना है, 2C है बोल रहा है, 2C है बोल रहा है। ठीक है, ठीक, मैं फार्मूला सुधार देता हूँ। फार्मूला ना अब मेरे को याद आ रहा है, फार्मूला जो है ये 5 ही होगा और ये 9 होगा। ठीक है, अब इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, तो C क्या दिया है, C/5 है, और F क्या दिया है 2C माइनस 32/9 ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 9C और ये हो जाएगा 10C और माइनस ये हो जाएगा 160। ठीक है, अब देखेंगे 160 बराबर 10C माइनस 9C, तो C बराबर हो जाएगा 160। C बराबर कितना हो जाएगा 160। तो फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ठीक है, तो किस बिंदु पर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ये होगा। चलिए, तो फार्मूला ये रहा, ठीक है। और रिलेशन याद रखेंगे, फार्मूला में थोड़ा सा रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। केल्विन के बीच, फ़ारेनहाइट के बीच और सेंटीग्रेड के बीच, ठीक है। तो इसको भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बट याद आ जाएगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ऑटोमेटिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, इसको सॉल्व करके सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। कमेंट करेंगे, जिसका भी कमेंट आएगा मैं समझूंगा कि वो वीडियो पूरा देखा है और उनको समझ आ रहा है, कंटिन्यू बना हुआ है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि अभी फार्मूला मैं लिखवाया हूँ, ठीक है। तो कमेंट आपको करना है इसके लिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र का अनुभव होता है जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, आपको आर्द्रता का अनुभव होता है, ठीक है। आर्द्र का अनुभव होता है कब होता है, जब उमस वाला होता है। जैसे अभी गर्मी का तो मौसम नहीं है, लेकिन अभी अब गर्मी जो देख रहे हैं तो वहाँ इस वाला गर्मी में जो क्वार का गर्मी होता है उसमें उमस ज़्यादा है। उमस ज़्यादा होने के कारण आपको आर्द्रता महसूस होता है, चिपचिपा लगता है, ठीक है। तो उमस के कारण होता है, उमस वाला, जब मौसम उमस वाला हो तो आर्द्र का अनुभव होता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो आयतन, अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ पीछे, तो आपको इसका आंसर बताना होगा, ठीक है। आप इसका आंसर बिल्कुल बता पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आयतन क्या होगा इसको भी कमेंट करके आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, समझो, ठीक है। जो अगर मेरा बताया हुआ समझ गया है वो इसका आंसर बता पाएगा, तो आपको इसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इसका भी आप आंसर जो है कमेंट करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि आप जो है इसका आंसर बता सकते, कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन एवं कारण पर विचार करना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ता जाता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। देखो, अब कथन और कारण है, ऐसा क्वेश्चन को आपको क्योंकि लगा के देखना होता है, ठीक है। तो कथन को पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कथन क्या बोल रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ता है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वथनांक बिंदु होता क्या है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है कि कोई भी जो द्रव है जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है उस बिंदु को हम जो है क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। ये तो बात सही है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, ये बात एकदम सत्य है। कारण क्या है, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ता तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ता ऊपर जाने पर, है ना। आप जब ऊंचाई में चढ़ते हैं पहाड़ वगैरह तो आपको समझ आता होगा कि आपका सांस फूलने लग जाता है, आपके शरीर को सांस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जल्दी जल्दी आपका जो शरीर है वो श्वास लेना प्रारंभ कर देता है। मतलब वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है, क्या रहता है, कम रहता है। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है भाई, बढ़ता नहीं है। तो कारण तो एकदम गलत है, ठीक है। कारण गलत है, जाहिर सी बात है। तो स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता कभी भी, जब कारण गलत है तो सही और गलत तो स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता। कारण गलत है, ये बात सत्य है, कारण गलत है, कथन सही है, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हवा का तापमान जब बढ़ता है तो याद रखेंगे, जब हवा है, ठीक है, जब एयर है मान लो, और उस एयर का जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब जो एयर है वो भी क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा, ठीक है। और हॉट होने के कारण ये क्या करेगा, जो वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, वेपर में। वेपर में कन्वर्ट करेगा, कहने का मतलब है
कि जो जल ग्रहण करने की क्षमता है ना, जो वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी हो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जो जल ग्रहण क्षमता है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होता है, बढ़ती है, याद रखेंगे क्या होगा, जल ग्रहण क्षमता बढ़ता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए एक धातु के गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान देना है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, एक गोलक दिखाई दे रहा है, मतलब एक ठोस गोला है, और एक जो है वलय है। ठीक है, बीच में ऐसा छेद है। क्या बोला है, पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में ये धातु गोलक भर सकता है। ठीक है, इस गोलक को इसमें रखते हैं तो भर सकता है। ठीक है, अभी रख दिए, इस गोलक को उठा के यहाँ पर सब पर रख दिए, समझो, देखो है ना, मैं रेड कलर कर रहा हूँ, मतलब ये गोलक को मैं यहाँ रख दिया, ऐसे समझो। ठीक है, ऐसे मैं रख दिया हूँ, देखो ये गोलक को मैं रख दिया। ठीक, ये गोलक को रख दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि गोलक को जब गर्म करे तो वह अटक जाता है। मतलब गोलक को जब गर्म करती है, वाला जो गोलक दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर में अंदर में, अब इसको गर्म करेंगे तो फैलेगा थोड़ा सा। फैलने के कारण क्या होगा, ये अटक जाएगा, इस छेद से बाहर नहीं निकल सकेगा, अटक जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे फैलेगा ठोस गोला, तो और इसमें क्या होगा, जाके अटक जाएगा। ठीक है, जाके अटक जाएगा ऐसे। ठीक, बात समझ आया, यही बोलना चाह रहा है कि जब गोलक को हम गर्म करते हैं तो जाके ये अटक जाता है। ठीक है भाई, ये तो सही बात है, अटक जाता है। यदि धातु वलय को गर्म करें, मतलब इस होल रिंग को अगर अपन गर्म करते हैं तो ये भी फैलेगा, ये भी फैलेगा। कहने का मतलब इसका जो छेद बना था यहाँ, वो भी क्या होगा, फैलेगा। बात समझ आ रहा है, तो गोलक आसानी से निकल सकेगा भाई। ये जब फैलेगा तो गोला जो है आसानी से निकल सकेगा। तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन जो है सही है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कारण आपको समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखें तो ज़्यादा बेटर है, आपको समझ जल्दी से आएगा। आप देखे होंगे आपके घर में तो प्राय सभी के घर में चाय बनता है। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, और पानी जब उबलने लग जाता है, ठीक है, केवल पानी अभी गर्म करेंगे, पानी जो उबलने लग जाता है, अब उसमें आप फिर चाय पत्ती डालो, फिर शक्कर डालो। तो पानी जब उबल रहा था तो अच्छा वो शांत हो जाता है थोड़ा देर के लिए, हालांकि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जब जितना देर के लिए भी हो वो शांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उबलना स्टार्ट होता है। फिर जब दूध डालते हैं आप, फिर पानी शांत हो जाता है, फिर उबलने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई भी पदार्थ को आप ऐड करते जाते हो ना, तो उसका क्वथनांक बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है, क्वथनांक बढ़ेगा। अब जब क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक बिंदु क्या होगा, घटेगा। याद रखेंगे, क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक बिंदु घटेगा। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसको जमाने का कोशिश करेंगे ना तो वो ना बहुत लेट से जमेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमेगा क्योंकि उसमें अन्य पदार्थ मिल चुका है। तो वो जो है फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। याद रखेंगे, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और जमाव का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा कोई भी पदार्थ और बॉइलिंग पॉइंट को जो है इंक्रीज करता है। याद रखेंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखेंगे कि प्रेशर कुकर में ना प्रेशर तो अधिक रहेगा, दाब तो अधिक रहेगा भाई, और दाब अधिक होने के कारण जो है ताप भी अधिक हो जाता है, अधिक तापक्रम हो जाता है और उबलने लगता है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप पता नहीं आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। फिजिक्स में अगर टेम्परेचर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस एक पढ़ते हैं, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, आइसोथर्मिक। आप ये जो है प्रोसेस पढ़ते हैं, 4 प्रकार का प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक
है ना। और आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, एडियाबेटिक, ठीक, ये 4 जो प्रोसेस आप पढ़ते हैं, तो उसी में एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, रुद्धोष्म विचुंबकन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे इसको मैं डिस्कशन करूंगा आगे, जब मैं आपको एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिसको अपना हमेशा याद रखना, साइंस के लिए, चाहे अन्य सब्जेक्ट के लिए भी मैं बताऊंगा। आप उन पॉइंट को ना हमेशा एक नोटबुक में ना अलग से सेपरेट बना के लिखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ देखा हूँ, मैं हमेशा जब नोट बना के पढ़ता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा नोट किया हूँ कि आप किसी पॉइंट को ना नोट बना के लिखते हैं और ऐसा की पॉइंट आप लिखते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको वो 50-50 ऑप्शन चुनने में ना बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं आगे जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में ना मैं कुछ बातें जो है अवश्य लिखवाऊंगा एग्जाम से पहले। अगर ये एग्जाम डेट घोषित हो गया तो भी, नहीं होगा तो भी मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, वो पॉइंट आप अलग से लिखिएगा। वो पॉइंट जो है ना आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा, 50-50 क्वेश्चन तक पहुंचाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपको जब ना पता हो तो उसको कैसे टेकल किया जाता है, कहाँ से उसको जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी याद रखिएगा, बाद में मैं जो है बहुत अच्छे से लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। तो पृथ्वी के संबंध में एक बात याद रखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है ना, उष्मा का खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है, याद रखेंगे, ठीक है, खराब अवशोषक और खराब विकिरक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है, काला और मसृण होता है, सफेद और खुरदुरा होता है, सफेद और मसृण होता है। तो ये बात तो आपको एकदम पता होगा। देखो, सफेद चीज कभी भी, है ना, परावर्तित करता है, अवशोषण नहीं करता, तो सफेद और ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएगा, अब बचा 50-50 वाला, ठीक। तो याद रखेंगे चिकना चीज, है ना, अवशोषण जल्दी नहीं करेगा, तो काला और खुरदुरा याद रखेंगे, काला और खुरदुरा, ठीक है, ये जो है क्या करता है, उष्मा का अवशोषण करेगा, ठीक है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, ताप परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो याद रखेंगे कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होगा? ताप बढ़ने पर घटता है, ठीक है, ताप बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान है। फिजिक्स के टर्म में अगर बात करें ना, तो यह सरलता से मिल जाता है, ऐसा फिजिक्स का टर्म तो हो नहीं सकता। यह सस्ता और हानिकारक है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लाभ हानि का कोई बात नहीं कर रहे भाई। जल को गर्म करना आसान है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गर्म करना आसान नहीं। यहाँ टर्म लिखा है विशिष्ट ऊष्मा, ये फिजिक्स के टर्म में है, तो आंसर यही होगा, ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। याद रखेंगे, जल को जब गर्म करते हैं ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो जल है ना, आप उसको अगर ठंडा करना चाहेंगे, नेचुरली रख देंगे ऐसी, तो बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसको ठंडा होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, धीरे 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 ठंडा होता है। अगर आप एक गिलास पानी को भी गर्म करेंगे ना, तो उसके बाद ठंडा करेंगे तो बहुत समय तक वो गर्म रहता है, धीरे धीरे बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में। इसीलिए जो है ना, तप्त जल के थैलों में ना जल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को हम जो है ना अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर। तो तारों का जो रंग है याद रखेंगे हमेशा तापमान पर निर्भर करेगा। इस पर निर्भर करेगा तापमान पर। ठीक है, तो तारों का रंग तापमान पर, ऐसे याद रख सकते हैं तारों का रंग तापमान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शाक नहीं लगता, इसमें पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो फिजिक्स में याद रखेंगे क्या सुंदर लगना ये फिजिक्स का टर्म टाइप का लग रहा है क्या? सुंदरता ये तो सजाने जैसा है, इसको नहीं लग। स्वच्छता कोई मतलब नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, बिजली का शाक नहीं लगता और उष्मा की कुचालक होती है, ये दोनों चीज ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स के टर्म में है, बिजली से संबंधित, उष्मा से संबंधित। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी जो चायदानी है मतलब चाय जो छानने का होता है ना, उसमें बिजली वाला कोई बात ही नहीं है। तो ये बिजली तो हो नहीं सकता भाई, बिजली से संबंधित नहीं है, वो उष्मा से संबंधित है, क्योंकि हम उसमें चाय को छानते हैं, चाय गर्म होता है तो उष्मा से संबंधित है। और लकड़ी का हैंडल लगा होता है चायदानी में, कहने का मतलब लकड़ी जो है उष्मा का कुचालक होता है, तो लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इस कारण से इसको लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो धातु का जो चायदानी बना हुआ है उसको छूने पर हमको गर्म का एहसास ना हो, इसलिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज अधिक गर्म क्यों रख सकती है? ऑप्शन है दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः उष्मा के संचरण को रोकती है, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, उष्मा का विकिरण नहीं होता। तो याद रखेंगे आप ठंड के दिन में ना एक स्वेटर पहनने के बजाय है ना, या एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय अगर दो कमीज आप पहनते हैं तो दो कमीजों के बीच ना ऐसा गैप क्रिएट होता है, और ये गैप जो क्रिएट होगा ना, ठीक है, ये जो गैप क्रिएट होगा, ठीक है, इसमें एयर आएगा और एयर आने की वजह से क्या होगा, वो वायु जो है रोधी का काम करेगा। ठीक है, मतलब आपके शरीर से हीट को बाहर जाने नहीं देगा और बाहर की ठंडकता को आपके शरीर के अंदर आने नहीं देगा, ये यहाँ जो एयर भरे रहेगा वो। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर है ना, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी पाइपों के संकुचन के कारण ऐसा होता है, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है, उपयुक्त सभी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, आप पानी को बर्फ में के रूप में जमाएंगे, ठीक है, पानी के रूप में अगर वो रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो वो जिस आप पात्र में रखेंगे उसी पात्र का हो जाएगा। लेकिन आप उसको जब जमा देंगे किसी पात्र में रखकर, उसके बाद उसको उठा के किसी अन्य पात्र में जब आप रखेंगे, उससे छोटा पात्र में, तो उस आकार का नहीं बन पाएगा। वो क्या होगा, अब उसका जो आकार है वो अलग हो गया। ठीक है, तो सेम चीज क्या होता है, जब ठंडे देशों में क्या होता है, पानी जम जाता है और पानी जमने के कारण क्या होता है, उसका आकार परिवर्तित होता है, आयतन बढ़ता है। ठीक है, पाइप तो फैलेगा, तो फैलता है, जिस कारण वो पाइप जो है फट जाती है। ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन, नॉन लुमिनस जोन, लुमिनस जोन, डार्क जोन। तो जो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग होते हैं ना, उसको नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस लुमिनस जोन कहते हैं, याद रखें, नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। यहाँ जो है टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है?
टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और ये ब्लू कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। आप घर में देखे होंगे, है ना, आपके यहाँ जब एलपीजी गैस जलता है तो ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, सबसे ज़्यादा हीट वहीं होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरूर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, अपेक्षिक ऊष्मा। तो जल वाष्प में क्या होता है, जो ऊष्मा होता है ना उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दोनों में आप अंतर जो है कमेंट करके बताएंगे, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। नाम से आपको एकदम समझ आ रहा होगा स्पेसिफिक हीट क्या है और लेटेंट हीट क्या है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप पढ़े होंगे 11वीं 12वीं तो आपको पता होगा गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर, याद रखेंगे। ठीक है, आप आज कमेंट करके बताइएगा बाकी में आपको पता है कि नहीं। खैर इसको तो डिस्कशन मैं करूंगा जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाऊंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है उसमें, बट अभी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, घर्षण और टूट फूट से, क्रिस्टलों की वृद्धि से। तो क्रायोजेनिक इंजन आप सुने होंगे, ठीक है। उस इंजन में जो ईंधन यूज किया जाता है वो लो टेम्परेचर का होता है, निम्न तापमान। तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित होता है? निम्न तापमान से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, तटस्थ अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, अधिक ऊष्मा चालकता। ठीक है, तो किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए जो है याद रखेंगे अधिक ऊष्मा चालकता। ठीक है, अधिक ऊष्मा चालकता जो है अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण, निम्न तापमान के कारण। तो बादल किस कारण वायुमंडल में तब तैरेंगे? जब उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। जब डेंसिटी जो है क्या होगा? कम होगा। तो डेंसिटी कम होगा, घनत्व कम होगा तो हल्का होगा, और हल्का होने के कारण जो है वो वायुमंडल में क्या करेगा? तैरेगा। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं भी मैं जो है पीडीएफ शेयर नहीं करता। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ने के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप केवल मैसेज करेंगे अपना नाम लिखकर। ठीक है, नाम लिखकर मैसेज करेंगे, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपको कमेंट करना है वीडियो में। ठीक है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, लाइक भी करना है। ठीक, और शेयर तो करना ही करना है। अगर पहली बार है आप, अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, पूरा आप चाहते हैं कि पूरा क्लास हम फ्री में आपके लिए लेकर आएँ और बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन करके पढ़ाएं, तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।